पूरी दुनिया में केवल एक लड़की बनी है। अगले दिन वान्या वनराज जी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। राहा और कीर्ति दोनों साथ कॉलेज चली जाती है। वनराज जी के साथ जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। वान्या जैसे ही कॉलेज में आती है, सामने सिमरन खड़ी उसका ही वेट कर रही थी। अरे जल्दी चलो, देखो आज नोटिस बोर्ड पर इंटर कॉलेज कंपटीशन के बारे न्यूज़ है। अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आएंगे, बहुत सारे कंपटीशंस होंगे और कोई भी स्टूडेंट चाहे जितने में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस जन्म में काफ़ी चीज़ें बदल रही है, क्योंकि वान्या ने अपना व्यवहार बदल लिया है। दुश्मनों पर भरोसा करना छोड़ उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। पहले भी ऐसे ही कंपटीशन हुए थे जिनमें उनकी कॉलेज फर्स्ट आई थी, पर वान्या ने राहा के कहने पर किसी में भी भाग नहीं लिया था। पर इस बार वो भी पार्टिसिपेट करेगी। दोनों बातें करती हुई नोटिस बोर्ड तक आ गए, जहां काफ़ी भीड़ लगी थी। हे वान्या, तुम क्या करने आए हो? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तुम जाकर पढ़ाई करो, ये अदर एक्टिविटीज़ तुम्हारे बस का नहीं है। टीना कहते हुए उसके पास आती है। राहा और कीर्ति की दरियादिली है जो वो तुम्हें अपने घर में रख रही है। तुम्हें तो इतनी भी अक्ल नहीं है कि जो उस घर की बेटी है। तुम्हें तो इतनी भी अक्ल नहीं है कि जो उस घर की बेटी है वो हॉस्टल में रहने आ गई है और तुम अभी तक वहीं पड़ी हो। बेचारी कीर्ति कितनी रो रही थी। तुम्हारी वजह से अपने ही घर में ढंग से नहीं रह पा रही थी। तुम जानती हो कीर्ति और राहा का घर कहाँ है? क्या तुम उनके पिता को जानती हो या तुमने उनको देखा है, कभी मिली हो उनसे? वान्या ने टीना से पूछा। घर कहाँ है का क्या मतलब? मुंबई में बहुत बड़ा विला है उनका, और मैं उनके फादर से क्यों मिलूंगी? जब मिली ही नहीं तो देखने का सवाल ही नहीं उठता है। टीना ने भी वान्या की बातों का जवाब दिया। ओके, तुमने उनका घर नहीं देखा, ना ही उनके फादर से मिली हो, लेकिन हम अपने डैड से तुम्हें ज़रूर मिलवाएंगे। और जब तुम हमारे डैड से मिलोगी तो हमारे घर को भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बाय। इतना कहकर वान्या सिम्मी के साथ वहाँ से चली गई। मधु टीना से कहती है, यार उसने ये सब कहा तो बड़े कॉन्फिडेंस से है, उसके डैड कोई बड़ी हस्ती तो नहीं। अरे तुम भी कहा उस नौकरानी की बेटी की बातों में आ गई है क्या? राहा और कीर्ति को नहीं जानते हैं? कितनी बड़ी कार में आती है, ये तो हमें पागल समझ रही थी और रम बन भी गई। ऐसा कहकर टीना मधु को हाथ पकड़ वहां से ले गई। विवान अपने दोस्त हिमांशु, जो कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, कॉलेज के ही हॉस्पिटल में है, उसके पास बैठा हुआ था, जो बहुत ही कंफ्यूज लग रहा था। एक बार आज तेरे सारे टेस्ट वापस करवा लिए हैं, अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी, पर मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही है। हिमांशु कंफ्यूज होते हुए कहता है, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार तो खुश हो गया कि बीमारी से पीछा छूटा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये खुशी दुख में बदल गई। पर समझ नहीं आ रहा है, उसके टच से कुछ भी नहीं हुआ और अपनी बहन के टच से वो ही परेशानी। इसका मतलब है तुम पूरी दुनिया में सिर्फ एक लड़की को ही टच कर सकते हो, यानी केवल वो ही तुम्हारे लिए बनी है। इतना कहकर हिमांशु हंसने लग जाता है। हिमांशु को अपने ऊपर किसी की जब कोर नज़र का आभास होता है तो वो चुप होकर यही कहता है, अरे नाराज मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अभी सब क्लास में थे। आगे स्टेज पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स खड़े थे जो इंटर कॉलेज कंपटीशन की जानकारी दे रहे थे। सभी को एक फॉर्म दे दिया गया, वो जिसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फिल करके अभी देना था। सबने लगभग 20 मिनट में अपना फॉर्म फिल करके दे दिया। 3 दिन अब कॉलेज में पढ़ाई या प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिर्फ कंपटीशन होंगे, जिसका एंड थर्ड डे होगा। इतना बोलकर और सारे फॉर्म्स कलेक्ट कर सीनियर वहां से चले गए। अब तो एपिसोड काफ़ी बड़े आ रहे हैं। अभी तो कुछ एपिसोड में नए नए राज खुलेंगे जो महल की इन 4 दीवारी में कैद है। आप सभी को मज़ा आएगा। मेरी स्टोरी में हीरोइन को मजबूत बताया गया है। आप भी अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर मुझे भी मजबूत बनाएं ताकि ये कहानी आगे तक अच्छी और बड़े तरीके से दौड़ सके। बहुत सोचती है ताकि रीडर को पढ़ने में मज़ा आए, तो अच्छे कमेंट्स होंगे तो हेम भी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। वनराज जी की बात सुनकर राह और कीर्ति अपनी जगह जम गए। टोफू वान्या सिमरन के साथ लाइब्रेरी में चली गई। सिमरन को कुछ नोट्स बनाने थे और वान्या को भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पढ़ना था। वो अंग्रेजी दवाओं के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इंटरेस्टेड थी। विवान की रिपोर्ट्स आ जाती है। हिमांशु और विवान दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बेकार थे। ये कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारी मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। विवान कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। हिमांशु बस उसे देखता रह जाता है। वो अपने मन में कहता है, भगवान मेरे दोस्त को जल्दी ठीक कर दीजिए। विवान अपने केबिन में बैठा बस वान्या के बारे में ही सोच रहा था।
उसका फोन रिंग करता है। कॉल आईडी देख रिसीव करता है। हेलो मोम, क्या हुआ? वो आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया? कंचन जी धीरे से कहती है। उन्हें दिन रात बस एक यही चिंता रहती थी, विवान क्या कहता। मोम, मेडिसिन्स चेंज की है, घर पर बात करते हैं आपसे। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और अपने पेशेंट की रिपोर्ट देखने लग जाता है। एक अच्छा और फेमस सर्जन होने के कारण उसके पास पेशेंट की लिस्ट लंबी थी, जिसमें वो सीरियस पेशेंट को ही ट्रीट करता था। थोड़ी देर बाद वो अपने लैपटॉप में वान्या की इन्फॉर्मेशन चेक करता है जो कॉलेज फॉर्म में फिल की हुई थी। वान्या को पहले डफर और न्यूट्रल स्टूडेंट के रूप में देखता था तो कभी उसके बारे में जानने के इंटरेस्टेड नहीं था, या यूं कहे उसने वान्या पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसकी वान्या के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। विवान वान्या के कॉलेज फॉर्म में फादर नेम देखकर चौंक जाता है। पहनावे और रहने के अंदाज से कभी नहीं लगा कि वो किसी महल की राजकुमारी है। उसने सोचा इसका मतलब ये जोधपुर हुकुमसा की बेटी है, तो अब मोम को डॉक्टर ने जो कहा है वो बता सकता हूँ। फिर कुछ सोच एक स्माइल पास की और लैपटॉप बंद कर दिया। वान्या कॉलेज से फ्री होकर महल चली गई। महल में अब बाहर की सदस्य केवल भावना ही थी जो भी कुछ दिनों में चली जाएगी। ये सोच वान्या ने शांति ली कि अब दुश्मन बिखर रहे हैं और जो सबसे बड़े दुश्मन घर में ही है उनसे वो अपने स्तर पर निपट लेगी। ये सोच वो अपने रूम में चली जाती है, फ्रेश हो अपना लंच भी रूम में ही मंगवा कर खा लेती है और सो जाती है। शाम को उसको स्टडी भी करनी है। अब उसे इन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। शाम को वान्या उठकर अपनी बुक को लाइब्रेरी लाए थी, उसे अपने रूम में ही बने स्टडी रूम में जाकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो किताब में लिखी हुई जड़ी बूटियों के बारे में पढ़कर कहती है, ये जड़ी बूटियां तो अब शायद ही इस धरती पर कहीं देखने को मिलती होगी। काश अगर ये अब भी कहीं हो और मैं इनको पा सकूं तो कई बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी के हो जाएगा। इतना सोच वो चेयर पर सर रखकर बैठ जाती है। वो ऐसे ही बैठी थी कि उसकी आंखों पर किसी चीज की चमक पड़ने लगी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब चमक उसकी आंखों को ज्यादा परेशान करने लगी तो उसने उस दिशा में देखा जिधर से ये चमक उसकी आंखों में आ रही थी। वान्या ने देखा रूम की खिड़की में एक गोल्डन चैन जिसके पेंडेंट में से लाल रोशनी निकल रही है। वान्या खिड़की के पास जाकर उस चैन को उठाती है। चैन उठाते समय चैन के हुक से वान्या की उंगली में लग जाती है, जिससे वान्या आह की आवाज के साथ अपनी उंगली देखती है जिससे थोड़ा ब्लड आ रहा था। उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़ी चैन पर चली जाती है और वो अपनी उंगली में लगी चोट को भूल जाती है। वान्या चैन को देखते हुए कहती है, ये तो हमने पहले कभी नहीं देखी। इतनी सुंदर चैन यहाँ कैसे आ गई? कहीं ये किसी और की हुई तो? ये स्टडी रूम तो अंदर की साइड है और हमेशा लॉक रहता है। फिर अपनी सोच की सारी बातों को इग्नोर कर वो चैन पहन लेती है। चैन पहनते ही वान्या को अलग ही एनर्जी का एहसास होता है। वान्या के चैन के पहनते ही आवाज आती है, प्रणाम मालकिन। वान्या इधर उधर देखती है, फिर वही आवाज आती है। वो इधर उधर देखते हुए कहती है, कौन है जो बोल रहा है पर नजर नहीं आ रहा है? अरे मालकिन, आप अपने गले में देखिए, अभी जो आपने चैन पहनी है उसके पेंडेंट में से बोल रहा हूँ। अरे पेंडेंट भी बोलता है? हमने तो पहली बार देखा है। वान्या अपने पेंडेंट को हाथ में लेते हुए कहती है, जी मालकिन, मैं सिर्फ आपसे ही बात कर सकता हूँ। आपके लिए ये एकदम अलग है, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएगी। वान्या कहती है, तो ठीक है, मान लिया हमने कि आप बात कर सकते हैं, तो अपने बारे में सब कुछ बताए। पेंडेंट से आवाज आती है, मालकिन, इस धरती पर अभी तक कई युग बीत चुके हैं, लेकिन कुछ विशेष लोगों के लिए विशेष चीजें होती है, जैसे कि आप भी विशेष है क्योंकि आपका पुनर्जन्म हुआ है। मैं दिखने में एक पेंडेंट हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक बड़े कमरे जितनी जगह है, जिसमें अलग अलग कोष्ठ बने हुए हैं, जिनमें किताबें, जड़ी बूटियां, अलौकिक रत्न, जवाहरात, आभूषण, खाने की सामग्री और भी कई सारी वस्तुएं हैं, जिनका उपयोग केवल आप ही कर सकती है। आप अपनी आंखें बंद कर मेरे अंदर की जगह, वहां की चीजें सब देख सुनती है। इस चैन को पहनने से आप में असीम शक्ति का भी संचार हुआ है। आपकी स्मरण शक्ति के साथ आपका बल भी बढ़ गया है। कई तरह की शक्तियां आप में आ गई है, जिनका पता आपको धीरे धीरे लग जाएगा। आप बाहर की कोई भी वस्तु मेरे अंदर रख सकती है और अंदर की वस्तु ले सकती है। बस आपको आंखें बंद कर अपने मन में उस वस्तु का ध्यान करना होगा और बाहर की वस्तु अंदर रखने के लिए उस वस्तु पर हाथ रख अपने मन में बोलना। वो वस्तु अपने आप मेरे अंदर आ जाएगी। आपको कुछ समय तक नियमित रूप से रात को 1 घंटे तक ध्यान करना होगा। वान्या ये सब सुन एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है,
हेम आपके अंदर की वस्तुएं देखनी है, तो बताओ हम क्या करें। मालकिन आप आंखें बंद कर मन में सिर्फ इतना कहे कि बताए नगीने क्या है तेरे अंदर। वान्या पेंडेंट के कहे अनुसार अपनी आंखें बंद कर यही बोलती है कि उसे पेंडेंट के अंदर की सारी वस्तुएं नजर आने लगती है। उसकी नज़र आयुर्वेद की बुक पर पड़ती है। वो उसे लेने के लिए हाथ आड़ती है तो पुस्तक उसके हाथ में आ जाती है। वान्या आंखें खोल देती है तो बुक उसके सामने पड़ी थी। वो उस बुक पर उंगली रख अंदर की ओर रखने का सोचती है तो बुक वहां से गायब हो जाती है। उसे ये नई चीज़ बहुत अनोखी और इंटरेस्टिंग लगती है। वो खुश हो जाती है। पेंडेंट कहता है मालकिन आप आज से ही रात को ध्यान करेगी तो आपको आज से ही अपने आप में बहुत परिवर्तन महसूस होंगे और आप इन सभी का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगी। अब आप मेरा कोई प्यारा सा नाम भी रख दीजिए। टोफू कैसा रहेगा? एकदम यूनिक नाम है। आज से हम आपको टोफू ही कहेंगे। जी मालकिन आज से हमारा नाम टोफू है। ये हमें बहुत अच्छा लगा। पेंडेंट खुश होकर कहता है। आगे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आप कमेंट्स और लाइक्स करके हौसला अफजाई करते रहे। अब तो एपिसोड काफ़ी बड़े आ रहे हैं। अभी तो कुछ एपिसोड में नए नए राज खुलेंगे जो महल की इन 4 दीवारी में कैद है। आप सभी को मज़ा आएगा। मेरी स्टोरी में हीरोइन को मजबूत बताया गया है। आप भी अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर मुझे भी मजबूत बनाएं ताकि ये कहानी आगे तक अच्छी और बड़े तरीके से दौड़ सके। बहुत सोचती है ताकि रीडर को पढ़ने में मज़ा आए। तो अच्छे कमेंट्स होंगे तो हेम भी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। आपके साथ ही नाश्ता करेंगे अब आगे। वन्या के गले में पेंडेंट बहुत ही सुंदर लग रहा था। टोफू कहता है मालकिन अगर आप चाहे तो ये चैन किसी को दिखाई नहीं देगी। नहीं नहीं ये तो दिखनी चाहिए कितनी सुंदर है। ये डिज़ाइन तो अब मिलता भी नहीं है। हम तो इसे छुपाएंगे नहीं। ठीक है मालकिन आप चाहती है वैसे ही होगा। इस चैन को कोई छीन नहीं सकता है और नहीं चुरा सकता है। और हाँ ये कभी भी आपसे अलग नहीं होगी। वान्या घड़ी में टाइम देखती है तो कहती है अब हमें नीचे जाना होगा, डिनर का टाइम हो गया है। डैड भी आ गए होंगे। वो फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। वनराज जी भी अपने रूम से निकल रहे थे। तभी वान्या को अपने रूम से निकलते देख वही रुक जाते हैं। अब वान्या ने अपने डैड का रूम अपने फ्लोर पर ही शिफ्ट करवा दिया और इस फ्लोर पर वेल ट्रेनेड गार्ड्स भी लगवा दिए, जिससे इन दोनों के अलावा कोई भी इस फ्लोर नहीं आ सकता है। अरे डैड चलिए बहुत भूख लगी है। वान्या उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है। वनराज जी की नज़र वान्या के गले में पहनी हुई चैन पर जाती है। अरे प्रिंसेस आपकी ये चैन तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत शाइन कर रही है। जी डैड कल हम शॉपिंग पर गए थे तो ये हमें पसंद आ गई थी तो हमने ले ली। वान्या ने झूठ बोला क्योंकि सच बोल नहीं सकती थी। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों नीचे आ गए। सभी डिनर कर रहे थे। अभी बीच में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। डिनर करते ही गायत्री जी कहती है आप दोनों थोड़ी देर नीचे बैठिए, कॉफ़ी पीकर ही अपने रूम में चले जाएगा। सभी लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। गायत्री जी कहती है वनराज आपने अपना रूम क्यों चेंज कर दिया और फ्लोर पर गाइड्स भी रख दिए। आपके माँ और आपकी पत्नी भी आपके रूम में नहीं जा सकती है। क्या हम आपका परिवार नहीं है? वनराज जी को पता था। उनकी मासा ने उनको क्यों रोका? वो कहते हैं मासा आप हमारा परिवार है और आपके पास हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, फिर आपको हमारे रूम में आने की क्या आवश्यकता है? रही बात कामिनी की तो वो ना हमारी पत्नी है ना ही हमारा परिवार। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसको हम जब चाहे खत्म कर सकते हैं। वो ना तो पहले हमारे रूम में आ सकती थी जी और ना अब। और गुड नाइट। इतना कहकर वान्या को लेकर चले जाते हैं। भावना जी कहती है भाभी सा वो आपके हाथ से निकल चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकती है। आपने बहुत कोशिश कर ली वनराज कामिनी को अपनी पत्नी माने, उसे पत्नी की तरह अपने रूम में रखे, लेकिन इतने सालों में आप कुछ नहीं कर पाए हैं। हमने क्या सोचा है वनराज की जगह आप वान्या का पक्ष ले, उसे प्यार से बात करें, फिर आप जो चाहती है वो उसे बोले। अगर वो वनराज को कामिनी को पत्नी की तरह रखने का कहेगी तो वनराज कभी मना नहीं कर पाएगा। गायत्री जी को भावना जी की बात सही लगती है। वो कहती है अब यही करना पड़ेगा। वैसे वो लड़की हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अब सो जाए आप सब। वान्या अपने रूम में आकर फ्रेश हो साधना करने बैठ जाती है। लगभग 1 घंटे सदन करने के बाद उसे बहुत रिलैक्स फील होता है। वो कहती है टोफू बॉडी बहुत हल्की महसूस हो रही है। जी मालकिन आप नियमित रूप से साधना करेगी तो आपको अपने शरीर में बहुत बदलाव नजर आएंगे। विवान के आज नाइट में 2 सर्जरी थी तो उसने पहले घर पर इन्फॉर्म कर दिया कि वो आज घर ही आएगा।
अगले दिन वान्या जल्दी उठकर कॉलेज के लिए रेडी हो गई। वनराज जी खुद उसे कॉलेज छोड़ने जाने वाले थे। सीढ़ियों से उतरते हुए, डैड जल्दी कीजिए, अभी ब्रेकफास्ट भी करना है। प्रिंसेस आराम से चलो, हम आपको टाइम पर ही कॉलेज ड्रॉप कर देंगे। वनराज जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं। फटाफट नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज ड्रॉप कर बेस्ट विशेष दे वो अपने ऑफिस चले जाते। आज कॉलेज में बहुत ज्यादा छल पहल थी, भीड़ भी बहुत ज्यादा लग रही थी। दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए हुए थे। ये कंपटीशन 3 दिन चलने वाला है, तो पहले दिन सारे पार्टिसिपेंट्स के मैच और अदर कंपटीशंस होंगे। दूसरे दिन भी यही होगा और तीसरे दिन फाइनल होकर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितने भी मैचेस थे सभी के अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए थे और उन मैचेस के इंचार्ज यही के प्रोफेसर थे। बीवान ने भी सारी डिटेल देख ली थी। वो देखता है कि बान्या ने 5 कंपटीशंस में पार्टिसिपेट किया है। अपने आप से कहता है, मिस ठाकुर आपका मैच तो देखने आना ही पड़ेगा। बान्या, सिमरन और राजवीर तीनों कैंटीन में बैठे थे। वान्या राजवीर को देखकर कहती है, वीर आपने कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया है? हमने ज्यादा में तो नहीं, बस बास्केटबॉल, हॉर्स राइडिंग और चेस में किया है। और आप दोनों ने कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया है? हमारी वान्या मैडम ने तो शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, ज्वेलिन थ्रो, रेसलिंग और फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 3 मैचेस इसके आज है और कल एक और एक परसों है। मैंने तो बस इसका साथ देने के लिए शूटिंग और फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया है। बेस्ट ऑफ लक वान्या दी, राजवीर अपनी कॉफी पीते हुए कहता है। तब तक वान्या ने सैंडविच और व्हाइट पास्ता मंगवा दिया। वीर अब जल्दी से नाश्ता कीजिए। वन्या पास्ता को देखते हुए कहती है, अरे हमें भूख नहीं है। राजवीर बहुत शर्मिंदगी से कहता है, आप हमें दी कहते हैं तो हम हमारे छोटे भाई के लिए नाश्ता भी नहीं मंगवा सकते हैं क्या? वान्या दुखी होते हुए कहती है, और अब से आप घर से नाश्ता करके नहीं आवेंगे, रोज हमारे साथ यही नाश्ता करना होगा। ये आपकी बड़ी दी का हुक्म है। वान्या बड़े हक से कहती है। राजवीर कहता है, बिल्कुल दी, अब हम रोज आपके साथ ही नाश्ता करेंगे। पेट तो खाने से ही भरता है। तीनों अपना नाश्ता कर ग्राउंड में आ जाते हैं। सारी पार्टिसिपेंट्स वही होते हैं। स्टेज से अभी होने वाले मैचेस की अनाउंसमेंट हो रही थी। राहा, कीर्ति, विनीत अपने दोस्तों के साथ वही खड़े थे। टीना राहा की तरफ देखकर कहती है, राह तुम्हारे घर की नौकरानी ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसके लिए तो झाड़ू पोछा कंपटीशन होना चाहिए जिसमें ये फर्स्ट आएगी। टीना की बात सुनकर वहां खड़े बाकी के स्टूडेंट्स वान्या पर हंसने लग गए। बान्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। राहा, हम तुम्हें भी सिखा देंगे, आगे तुम्हारे यही काम आएगा। वान्या इतना कहकर राहा को एक क्रीपी स्माइल दे देती है। तभी शूटिंग कंपटीशन के लिए अनाउंसमेंट होती है। सभी उम्मीदवारों को शूटिंग रेंज में आने के लिए कहा जाता है। वान्या राजवीर और सिमरन के साथ वहां पहुंच जाती है। विवान पहले से ही वहां खड़ा था। विवान को वहां देख गर्ल्स की तो नजर ही नहीं हट रही थी। विवान था ही इतना हैंडसम कि हीरो भी उसके आगे कुछ नहीं लगते। पर विवान तो यहाँ जिसके लिए आया उसको ही खबर नहीं। टोटल 40 कंटेस्टेंट शूटिंग रेंज में अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए। इनमें 3 तो माने हुए शूटर्स थे, काव्या, प्रवीण और हिम्मत। टोफू कहता है, बेस्ट ऑफ लक मालकिन, आपको कोई नहीं हरा सकता है, बस अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना। वैसे भी अपनी पिछली जिंदगी में वान्या ने सब कुछ सीख लिया था। वनराज जी से वो बात नहीं करती थी, पर वनराज जी के ऑर्डर को कभी मना नहीं करती थी। उन्होंने ने ही वान्या को ऑर्डर दिया था सब कुछ सीखने का। वो भावी वारिस थी, तो ये उसके लिए जरूरी था कि वो अपनी और अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम हो। वान्या भी कहती है, थैंक्स। सभी कंटेस्टेंट को अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना था। इसमें उनका टाइम और लक्ष्य पर निशाना कहाँ लगा ये देखना था। जैसे ही शूटिंग स्टॉप की बेल हुई, सभी ने एक साथ अपनी गन का ट्रिगर दबाया। वही शूटिंग रेंज में लगी स्क्रीन पर सभी कंटेस्टेंट के रिजल्ट विथ नेम शो हो रहे थे। वान्या का नाम सबसे आगे था, जिसे देख सब बातें करने लगे। कुछ को छोड़ किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। काव्या, जो कि अपने को सबसे आगे और अलग समझती है, उसका नंबर 4 था, जिसे देख वो पागल हो रही थी। सभी को यही लग रहा था कि कहीं कोई चीटिंग हुई है। वान्या तो कॉलेज की डफर लड़की है, वो ये कर ही नहीं सकती है। वहां खड़े जजेस और प्रोफेसर भी देख रहे थे। उनमें से किसी को चीटिंग नहीं लगती, क्योंकि उन्हें पता था ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। विवान को सब जानते थे, उसका रुतबा पोजीशन से सब वाकिफ थे। अब सब विवान की तरफ देखते हैं। रेंज एरिया में स्टूडेंट्स की कई भीड़ बढ़ रही थी जो बेबुनियाद थी। फिर भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ना कोई सलूशन तो निकालना ही था।
तभी एक अनाउंसमेंट होता है, 1 to 10 रैंकर स्टूडेंट्स के बीच शूटिंग कंपटीशन होगा। प्रतियोगियों प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान की जाएगी। हालांकि पहले मुकाबले में दिए गए रैंक भी सही थे, किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की संतुष्टि के लिए पुनः ये मुकाबले करवाया जा रहा है। इस मुकाबले से आए रिजल्ट मान्य होंगे, पिछले मुकाबले के नहीं। 1 to 10 रैंकर कंटेस्टेंट अपनी पोजीशन ले लेते हैं। राजवीर और सिमरन अपना अंगूठा दिखाते हुए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। बेल की आवाज़ होते ही एक साथ गन की आवाज़ आती है और स्क्रीन पर सभी के रिजल्ट शो होते हैं। वान्या का स्कोर पहले की तरह 10 अंक के साथ फर्स्ट पोजीशन पर, काव्या इस बार 4th की जगह 7th पोजीशन पर आई, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। बाकी सबको भी अब मानना ही पड़ा। विभा ने आकर हैंड शेक कर वान्या को फर्स्ट पोजीशन की बधाई दी, जिसमें उसने वान्या का हाथ थोड़ा दबाकर उस पर अपने दूसरा हाथ प्यार से फेर दिया। वान्या तो विवान को अपनी आंखें बड़ी कर देखती रह गई और वो वहां से चला भी गया। अब आधे घंटे बाद हॉर्स राइडिंग थी। वान्या के साथ राजवीर भी था। उन दोनों के साथ सिमरन जिधर मैच था उधर चली जाती है। राहा कीर्ति ने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो वो उधर चली जाती है। विवान को एज ए जज सिंगिंग कंपटीशन के लिए बोला जाता है, तो वो मना कर देता है और वान्या का मैच देखने अपने वीआईपी रूम में आ जाता है। कुछ देर बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। वान्या ने व्हाइट और राजवीर ने ब्राउन कलर का घोड़ा लिया। इस मैच में 20 प्रतियोगी थे। रेस में रास्ते के बीच की हॉर्डल्स को पार कर फाइनल पॉइंट तक पहुंचना था। कॉलेज का एरिया बहुत बड़ा था, तो हॉर्स राइडिंग एरिया भी लंबा था, पूरे कॉलेज के चरों और सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा था। जैसे ही बेल होती है रेस स्टार्ट हो जाती है। सभी प्रतियोगी फास्ट राइड कर रहे थे। धीरे धीरे प्रतियोगियों की संख्या कम हो रही थी। कई प्रतियोगी के घोड़े बीच में आने वाली हृदल से गिरकर आउट हो रहे थे। अंत में 7 प्रतियोगी बचे, जिसमें वान्या और राजवीर ने एक साथ फाइनल पॉइंट को टच किया। दोनों को ही फर्स्ट पोजीशन दी जाती है। ओह प्रिंसेस, यू आर सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, आई एम सो इम्प्रेस्ड। अब और कितने नए रूप बताओगी, पर हम तैयार हैं आपका हर रूप देखने के लिए। विबान अपने बीप रूम में बैठे हुए वान्या को देखते हुए ये सब बोल रहा था। बाकी के मैचेस हो रहे थे। अरे यार, तुम दोनों फर्स्ट आए हो, अच्छी क्या, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पेट तो खाने से ही भरता है। सिमरन बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोली। ओह हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस, कि आपने हेम इतनी बड़ी सच्चाई से रूबरू कराया, वरना हमें तो पता ही नहीं था। सही कहा ना वीर, वान्या सिमरन को छेड़ते हुए बोली। चलो अब कुछ खा लेते हैं, बहुत मजाक हो गया, बहुत भूख लग रही है। तीनों कुछ खाने के लिए कैंटीन चले जाते हैं। विवान की बीमारी राहा और कीर्ति का सिंगिंग कंपटीशन था, जिसमें 15 कंटेस्टेंट थे। दोनों ही कोई पोजीशन हासिल नहीं कर सकी। यहाँ सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन ही थी। फर्स्ट और थर्ड अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स आए और एवन पोजीशन पर इसी कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट श्वेता कोठारी आई थी। चलो राहा कीर्ति, हम कैंटीन चलते हैं, मधु कहते हुए टीना के साथ वहां आती है। वान्या चाउमीन खाते हुए कहती है, वीर आपका मैच तो आज काफी देर तक चलेगा, इसलिए अच्छे से खाकर बढ़िया डार्क कॉफी पी लीजिए। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि सामने वाली टेबल पर राहा और बाकी लड़कियां आकर बैठ जाती है। तभी विनीत भी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। ये छछूंदर भी आ गया। चुड़ैलें क्या कम थी, चल वान्या जल्दी खा ले, इन लोगों की शक्ल देखकर मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, सिम्मी मुंह बनाते हुए कहती है, जिससे वान्या को बहुत जोर से हंसी आ जाती है। वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। कैंटीन में बैठे स्टूडेंट्स वान्या को देखने लगते हैं। वो सब अपना लंच कर रहे थे और अचानक से इतनी तेज हंसी ने उनका सभी का ध्यान वान्या की तरफ खींचा। वान्या इधर उधर देख चुपचाप अपना खाना खाने लगी। राहा और कीर्ति का जलकर बुरा हाल था। वो लोग अभी कैंटीन में ही थे कि कीर्ति के पास कामिनी जी का फोन आता है। कीर्ति वहां से उस साइड में जाकर बात करती है। ग्रेटर दैन, कैसा रहा आज कॉलेज में उसका दिन, उसने भी भाग लिया था तो क्या हुआ? कामिनी बेचैन होकर कीर्ति से पूछती है। एक वो बिच सब में फर्स्ट आए है, मैंने तो सोचा था उसे कुछ नहीं आता होगा, पर वो बहुत तेज हो गई है। कीर्ति ने बहुत बुरा मुंह बनाकर कहा, तुम चिंता मत करो, अभी कुछ दिन उससे बिल्कुल भी बात मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसे पता नहीं है मेरे बारे में, जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कामिनी ने इतना कहा और कॉल कट कर दिया। राठौर मेंशन में कंचन जी किचन में लंच रेडी करवा रही थी। जेंट्स आज लंच के लिए जल्दी आ गए थे।
शिवेन जी ने अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर सज्जन सिंह सिसोदिया को सपरिवार लंच पर इनवाइट किया था। वो अपने दोनों बेटी बहुओं और पोते पोतियों के साथ आने वाले थे। शिवराज जी कंचन जी से पूछते हैं, लंच रेडी है? वो बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट है, हमने सारी तैयारी कर ली है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, आप टेंशन ना लीजिए। पर विवान अभी तक नहीं आया है, वो आएगा भी या नहीं, कहीं बाबा सा नाराज ना हो जाए। कंचन जी परेशान होते हुए कहती है, ये हम सब जानते हैं, है बाबा सा ने इन्हें क्यों इनवाइट किया है तो विवान भी समझ रहा होगा, पर अब हमें लगता है कि अभी पहले बाबासा से बात कर लेना उचित रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाए। शिवराज जी इतना कहकर शिवेन जी के रूम की तरफ चले जाते हैं। कंचन जी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। शिवेन जी के रूम में शिवराज जी कंचन जी सामने सोफे पर बैठे हुए थे। शिवेन जी और करुणा जी बेड पर बैठे हुए थे। ग्रेटर दैन बाबासा, हम आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं, आज के लंच से रिलेटेड। शिवराज जी कहते हैं, शिवेन जी आज के लंच से रिलेटेड हम समझे नहीं। बाबासा, आज आपने लंच पर सज्जन अंकल की फैमिली को इनवाइट किया है, उसका कारण भी जानते हैं, पर बाबासा हमें आपको विवान से संबंधित किसी बात पर चर्चा करनी है, इसलिए हम सोनों यहाँ आए हैं। शिवराज जी अपने पेरेंट्स को देखते हुए कहते हैं, बाबासा हम भी चाहते हैं कि अब विवान की शादी हो जाए, लेकिन कुछ साल पहले बिजनेस मीटिंग में किसी राइवल के ड्रग देने से विवान को वीमेन टच से एलर्जी हो गई है, जिससे वो किसी भी लड़की को टच करते हैं या कोई लड़की उन्हें टच कर लेती है तो विवान की बॉडी पर रेड रैशेस हो जाते हैं, साथ में हाई फीवर भी आता है। वो केवल कंचन जी के संपर्क में आ सकते हैं। कल सौम्य के गले मिलने से भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे ही उनकी ये बीमारी ठीक होती है वैसे ही हम उनसे उनकी शादी के बारे में बात कर सकते हैं। शिवराज जी इतना कहकर चुप हो जाते हैं। शिव और कंचन, बेटा ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये कोई छोटी बात तो है नहीं, करुणा जी दुखी होते हुए कहती है। कंचन जी कहती है, मासा ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए नहीं बताया था, हमने सोचा जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन कल ही वापस चेकअप करवाया है तो मेडिसिन चेंज की है। शिवेन जी कहते हैं, हमने सोचा था कि सज्जन की पौती एमबीए करके अभी लंदन से लौटी है तो विवान के रिश्ते की बात करने के उद्देश्य से उन्हें लंच पर इनवाइट किया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बातें अब बाद में सोचे, अभी हम शादी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। फिर चलो बाहर आ जाते हैं। कॉलेज में राजवीर का चेस का मैच चल रहा था। इस मैच में अभी तक 4 कंटेस्टेंट्स को कर चुके थे, अब उन चारों राजवीर, करण, हारून और निधि के बीच मैच चल रहा था। इनमें से जो 2 जीतेंगे उनके बीच मैच होकर विनर अनाउंस होगा। वान्या और सिमरन वही ऑडियंस के साथ बैठे थे। विवान के घर से कंचन जी का कॉल आया था घर पर लंच के लिए, तो वो अपनी मोम को मना नहीं कर सकता था, तो वो कॉलेज से रवाना होने से पहले प्रोफेसर अग्निहोत्री जो अकाउंट्स पढ़ाते थे, अभी कंपटीशन के इंचार्ज थे, तो उनसे मिलकर रिपोर्ट तैयार करने का बोलकर घर के लिए निकल जाता है। चेस में इस राउंड में हारून और राजवीर मैच जीतते हैं। वॉलेज टाइम ओवर होने की वजह से चेस का फाइनल कल होगा। अनाउंसमेंट में जीतने वाले स्टूडेंट्स को बधाई दी जाती है और कल के पार्टिसिपेंट्स को बेस्ट ऑफ लक विश किया जाता है। वनराज जी ने वन्य के लिए कार भिजवा दी थी, जिससे वो सीधे उनकी कंपनी चली जाती है। ऑफिस में कोई रोक भी नहीं सकता था। वनराज जी केबिन में एंटर करते ही वान्या देखती है 2 लोग बैठे हुए थे, जिनमें एक लेडी थी और दूसरा आदमी था। वान्या के इस तरह बिना परमिशन के एंटर होने से बैठी हुई उस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है, यू हैव नो मैनर्स, बिना परमिशन लिए ऑफिस में एंटर कैसे कर सकती हो? इतनी भी तमीज नहीं है। वान्या अपने डैड की तरफ देखती है, हालांकि वो अभी अच्छी तरह से उस लेडी को तमीज सिखा सकती थी। पीरी अपने डैड के सामने उसे मासूम ही बने रहना है। ये कंपनी तुम्हारी है या ये केबिन तुम्हारा है, जो इतनी हक से बातें कर रही हो? वनराज जी गुस्से से बोले। ग्रेटर दैन, वो लेडी थोड़ा झेप गई, उसके साथ बैठा आदमी भी डर गया। नहीं मिस्टर ठाकुर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस यही समझा रही थी इस लड़की को कि किसी के भी केबिन में जाने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। तो भी देखिए, इसने अभी तक सॉरी नहीं बोला। वैसे तो आपका केबिन है, चलिए छोड़िए ये सब, हम पहले जिस काम से यहाँ आए हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आपको मुझे इस फिल्म में लेकर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी बातें वो बहुत नज़ाकत और अदाओं के साथ कह रही थी।
उस लेडी की ऐसी घिनौनी बातों को सुन वनराज जी का गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है। उनकी जवान बेटी उनके सामने बैठी थी, जिससे वो और गुस्से में आ गए। वो टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहते हैं, मिस रीता, आपने अपनी सारी शर्म बैच खाई है। लेकिन हम राजघराने से बिलोंग करते हैं, जहां हमारी रानी साहिबा के प्रति हम लॉयल रहते हैं। जिनके साथ आपकी ये ऐसी घटिया डील होती है, आप हमें उनके बराबर समझ रही है। जो आप जैसी एक स्लट को देखकर अपनी लॉयल्टी छोड़ सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और अब हमारा डिसीजन ये है कि आप इस फिल्म में ऑडिशन देने के बाद भी सेलेक्ट नहीं होगी, और आगे कभी हमारे केबिन क्या हमारी कंपनी के आसपास भी मत दिखाई देना, वरना इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। नाउ गेट आउट। गार्ड्स, ले जाओ इस औरत को, और ये कभी यहाँ आसपास भी दिखे तो फौरन वहां से इसे फेंक देना। गार्ड्स आकर उन दोनों को ले जाते हैं। रीता को बहुत इंसल्ट फील हो रही थी। पूरी कंपनी में इस तरह से बेइज्जत होकर बाहर निकलना अपमान था, पर वो इसी के लायक थी।